Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज है हमारी मैक्रो की वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 6 एंड आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। इसी के साथ में हमारी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। देन कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। शुरू करें फटाफट से। देखो चैप्टर का क्या नाम है, बैंकिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं। देखो एक तो होता है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स देखो कौन से बैंक्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक के साथ में डील करते हैं। जनरल पब्लिक मतलब आप मैं हम सब लोगों के साथ में डील करते हैं, आम जनता के साथ में डील करते हैं। इन कमर्शियल बैंक्स का काम क्या है, ये कमर्शियल बैंक्स हमारे पैसे को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। हम लोगों का अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट होता है, करंट बैंक अकाउंट होता है, हम एफडी वगैरह भी कराते हैं। तो ये कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करते हैं। प्लस जब भी जनरल पब्लिक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, ये कमर्शियल बैंक्स हमें लोन भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई हो गया हमारा, एचडीएफसी है, येस बैंक है, देना बैंक है, ये सारे बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक्स है। समझ में आ गया। तो कमर्शियल बैंक्स कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जहां पर हम हमारा पैसा जमा करा सकते हैं। और जब भी हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है, यही बैंक्स हमें लोन भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। अब देखो हमारी कंट्री में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पैसों में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल एलआईसी हो गया, पोस्ट ऑफिसेज वगैरह हो गए, ये पैसों में डील करते हैं। लेकिन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता। सिर्फ वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक कहलाते हैं जो इन दो कंडीशंस को पूरा करते हैं। वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पैसे को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जहां पर हम हमारा पैसा जमा कर सकते हैं, और जो हमें लोन देते हैं, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स कहलाते हैं। दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। और वो भी कौन से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, चेकेबल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। इसका मतलब क्या है, जो हम कमर्शियल बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं हमारे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट के अंदर, उस मनी को हम कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं ना, चेक इशू करके। पापा आपकी स्कूल की फी पे करने के लिए चेक देते हैं, ट्यूशन फी के लिए चेक देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह के लिए कई बार हम चेक लगाते हैं, तो उस पैसे को हम कभी भी चेक इशू करके विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तभी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक कहलाता है, अदरवाइज बैंक नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी हमें लोन दे देता है, एक कंडीशन पूरी हो रही है, बट एलआईसी कभी भी हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आया। तो एलआईसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पैसों में डील कर रहा है, लेकिन वो एक बैंक नहीं है। सेम ऐसे ही अगर हम पोस्ट ऑफिसेस की बात करें, मैं भी मेरा पैसा पोस्ट ऑफिस में भी रखती हूँ, तो अगर हम पोस्ट ऑफिसेस की बात करें तो वो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। लेकिन पोस्ट ऑफिसेस कभी भी हमें लोन नहीं देते, सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना। तो पोस्ट ऑफिसेस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन बैंक्स नहीं है। तो बैंक्स में तो यही आ गए हमारे एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी वगैरह, ये सारी चीजें। समझ में आ गए कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। अब देखो हमें क्या पढ़ना है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं। देखो आरबीआई क्या करता है, सारे के सारे नोट्स को इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट को इशू नहीं करता। और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसका काम है उस 1 रुपी के नोट को इशू करना, साथ के अंदर सारे के सारे कॉइन्स को मिंट करना। ये काम किसका है, हमारी गवर्नमेंट का। अब ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो जनरल पब्लिक के साथ में डील कर रहे हैं, ये किसी तरह की कोई करेंसी तो इशू करते नहीं है, करेंसी तो बची ही नहीं ना। फिर भी कमर्शियल बैंक्स कंट्री के अंदर मनी क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। मैं गई मान लो एसबीआई के अंदर और मैंने एसबीआई में जाकर 10,000 रुपीज क्या करे, डिपॉजिट करवाई। ये मैंने एसबीआई में मेरा पैसा डिपॉजिट करवाया। चेकेबल डिपॉजिट्स है, यानी कि इस पैसे को कभी भी मैं चेक इशू करके मेरी इच्छा के हिसाब से निकलवा सकती हूँ। कभी 2,000 निकलवा लिए, कभी 3,000 निकलवा लिए। इसी को हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि मैं कभी भी मेरी डिमांड पर इस पैसे को वापस निकलवा सकती हूँ। अब देखो बैंक्स जो होते हैं वो सारा का सारा पैसा अपने पास में नहीं रखते, बैंक इसमें से कुछ पैसा अपने पास में रखेगा, यानी कि रिजर्व के तौर पर अपने पास में रखेगा कि कभी भी अगर नेहा मैम पैसा लेने आती है तो मुझे देने के लिए बैंक के पास में पैसा होना चाहिए। तो बैंक ने रिजर्व के तौर पर मान लो 10% पैसा अपने पास में रख लिया, मेरे अकाउंट के अंदर रख लिया। 10% कितना हुआ, 1,000 अपने पास में रख लिया। बाकी का जो बचा हुआ 9,000 है ना, उस 9,000 को बैंक क्या
क्या करते हैं, दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं। कोई भी XY बंदा आया, उस बंदे को बैंक ने इस पैसे को क्या कर दिया, लोन पर दे दिया। समझ में आया? मैंने 10,000 डिपॉजिट करवाए, बैंक ने कुछ पैसा एज अ रिजर्व अपने पास में रखा कि कभी भी मैं मांगने आती हूँ तो मुझे देने के लिए होना चाहिए, मैं कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकती हूँ। और बाकी का पैसा बैंक क्या करता है, दूसरे लोगों को लोन पर दे देता है। अब मान लो कोई भी XYZ बंदा पैसा लोन पर लेने आया, तो वो बंदा लोन पर पैसा लेने क्यों आया है, क्योंकि उस बंदे का उस बैंक के अंदर अकाउंट है, ऐसा ही होता है। तो बैंक क्या करता है, उस बंदे को ये जो पैसा है ये कभी भी कैश में नहीं देता, कैश में कभी नहीं देता। बैंक क्या करता है, इस बंदे का जो अकाउंट है ना, इस बंदे का बैंक के अंदर अकाउंट होगा, उस अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट एंट्री पास कर देता है कि हमने आपके अकाउंट के अंदर 9,000 रुपए डाल दिए हैं। क्रेडिट एंट्री मतलब इस बंदे के अकाउंट के अंदर क्या आ चुके हैं, 9,000 रुपए आ चुके हैं। अब भाई बैंक अगेन क्या करेगा, ये भी बैंक के पास में क्या है, डिपॉजिट्स ही हैं, ये बंदा अपने हिसाब से जब भी थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए निकलवाता रहेगा। बैंक अगेन इसमें से 10% तो रखता है एज अ रिजर्व कि कभी भी ये बंदा थोड़ा बहुत निकलवाता है तो निकलवा सके, मतलब 10% यानी कि 900 अपने पास में रखा, और बाकी का जो पैसा बचा हुआ है 8,100, उस पैसे को बैंक दोबारा से क्या करता है, किसी दूसरे बंदे को लोन पर दे देता है। फिर दूसरे बंदे के लिए भी क्या करता है, 8,100 की एक क्रेडिट एंट्री पास कर देगा, फिर 10% रखेगा, फिर बाकी किसी और बंदे को लोन पर दे देगा। तो बैंक क्या कर रहा है, पैसे से पैसा बना रहा है, इसी को बोला जाता है मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो देखो सबसे पहले जो भी लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, जैसे मैंने डिपॉजिट करवाया था, उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। मैंने फर्स्ट टाइम करवाया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट। समझ में आया? बैंक इसमें से कुछ पैसा एज अ रिजर्व अपने पास में रखता है, कैश रिजर्व्स अपने पास में रखता है कि कभी भी मैं लेने जाऊं तो मुझे देने के लिए बैंक के पास में होना चाहिए। और बाकी पैसे को बैंक क्या कर देता है, दूसरे लोगों को लोन पर दे देता है, लेंड कर देता है। बैंक कभी भी दूसरे लोगों को कैश में लोन नहीं देता है, बैंक सिर्फ क्या करता है, उनके अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट एंट्री पास कर देता है कि आपके अकाउंट में 900 रुपीज आ चुके हैं। ये भी क्या है, बैंक के डिपॉजिट्स ही है, जैसे हमारे डिपॉजिट्स थे, ये भी बैंक के डिपॉजिट्स ही है। लेकिन इन डिपॉजिट्स को, जो सामने वाले बंदे ने पैसा बोरो करके डिपॉजिट्स क्रिएट करे हैं, इसे हम प्राइमरी डिपॉजिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट या फिर डेरिवेटिव डिपॉजिट। समझ में आ गया? सामने वाला बंदा कभी भी अपनी जरूरत के हिसाब से चेक इशू करके थोड़ा थोड़ा पैसा निकलवा सकता है। तो ये जो प्राइमरी डिपॉजिट थे, जो मैंने डिपॉजिट करवाए, और बैंक ने जो पैसा क्रिएट करा यानी कि सेकेंडरी डिपॉजिट्स, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि ये वो पैसा है जो हम लोग या फिर जो लोग लोन पर पैसा ले रहे हैं, ये कभी भी डिमांड करके इस पैसे को निकलवा सकते हैं, यानी कि चेक इशू करके इस पैसे को निकलवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम बैंक ने तो सिर्फ 10% ही अपने पास में एज अ रिजर्व रखा है, 1,000 रुपीज, मान लो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत हो जाएगी तो आप बैंक आपको कैसे देगा ये सारा का सारा पैसा। तो देखो पहली बात तो बैंक्स का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कहता है, इतने सालों का जो बैंक्स का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जितने भी सारे के सारे कस्टमर्स हैं वो एक साथ एक ही दिन एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर अपना पैसा निकलवाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा ना कि सारे के सारे कस्टमर्स एक ही दिन आ गए, हमें भी हमारा पैसा चाहिए, हमें भी हमारा पैसा चाहिए, प्लस सब लोग पूरा पूरा पैसा भी नहीं निकलवाएंगे, सब थोड़ा थोड़ा पैसा निकलवाते हैं अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो बैंक्स का एक्सपीरियंस है कि भाई इतना रिजर्व रख लो, इतने में काम चल जाता है। और मान लो मैं किसी दिन पूरा का पूरा 10,000 भी निकलवाने आ गई तो यार बैंक की मैं कोई अकेली कस्टमर थोड़ी ना हूं, दूसरों के में से निकाल कर दे देंगे, वो सारी चीजें एडजस्ट हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये जो बैंक रिजर्व के तौर पर पैसा रखता है इसे हम लोग बोलते हैं LRR। क्या बोलते हैं? LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। कानूनी जरूरी है कि बैंक से पैसा रखे, इसे हम कैश रिजर्व भी बोल सकते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो भी बोल सकते हैं, इसे हम RRR भी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, इसे हम रिजर्व रेशियो भी बोल सकते हैं। याद रखना ये सारे नाम हैं। और वही ये बैंक्स का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कहता है कि सारे के सारे कस्टमर एक ही दिन अपना पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, जितना बैंक्स को लगता है इतना लोग निकलवाने आते हैं, उतना बैंक्स अपने पास में LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, रख लेता है। समझ में आ गया? और ये जितना भी पैसा है, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं, इसी को हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। और ये वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? बैंक मनी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया कमर्शियल बैंक्स किस तरह से पैसा क्रिएट करते हैं। अब देखो ये समझने के लिए सबसे पहले याद रखना, दो अजम्पशंस दिमाग में रखो कि कंट्री में क्या है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम है। सिंगल बैंकिंग सिस्टम का मतलब है, मन में ये अज्यूम कर लो कि सारे के सारे बैंक्स एक ही हैं। आप चाहे SBI में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, चाहे PNB में करवा रहे हो, चाहे येस बैंक, देना बैंक में करवा रहे हो, मान के चलो कि ये सारे के सारे बैंक्स क्या हैं, एक ही है, सारे बैंक्स एक हैं।
और ये हम मान के चलेंगे कि कंट्री के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, सेल्स है, परचेजेस है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ बैंक्स के थ्रू हो रहे हैं, कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। समझ में आ गया? अब एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो इनिशियल डिपॉजिट्स है, इनिशियल डिपॉजिट्स मतलब जो पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट करवाने गई थी वो है 1000 और बैंक अपने पास में रिजर्व के तौर पर रखता है लीगल रिजर्व रेशो कितना 10%। बैंक अपने पास में 10% रखता है। अब देखो कुछ बुक्स में यहाँ पर LRR की जगह पर CRR भी गिवन होगा, कंफ्यूज मत हो ना, एक डाउट और क्लियर कर देती हूँ। देखो बैंक के पास में जितना भी पैसा होता है बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज RBI के पास में रखवाना पड़ता है, यानी कि पापा के पास में रखवाना पड़ता है ताकि कल को कोई भी इमरजेंसी आए तो थोड़ा सा रिजर्व RBI के पास में होना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं CRR। फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। सेम ऐसे ही बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज खुद के पास में भी रखना पड़ता है। पापा के पास में तो रखवा ही रहे हैं, खुद के पास में भी रखना पड़ता है। इसे हम लोग बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और इन दोनों को ही हम LRR भी बोलते हैं। LRR की फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो, क्योंकि ये भी रखना कंपलसरी है, लीगली कंपलसरी है, ये भी रखना कंपलसरी है लीगली, इसीलिए दोनों को हम LRR लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। यानी कि ये भी LRR है, ये भी LRR है। मैं ये नहीं कह रही कि CRR प्लस ऐसा SLR जो है वो LRR होता है, इन दोनों को ही हम LRR भी बोलते हैं। समझ में आ गया? लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो कुल मिला के बैंक्स को कितना रखना है? अपने पास में 10% रखना है। मान लो मैं गई, मैंने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, बैंक ने 10% यानी कि 100 रुपए अपने पास में रिजर्व के तौर पर रख लिया, अपने पास में भी RBI के पास में भी। बाकी का 900 रुपीज बैंक ने क्या कर दिया? दूसरे लोगों को लोन पर दे दिया। कैश नहीं दिया, बैंक ने उनके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री पास कर दी, यानी कि बैंक के पास में दोबारा डिपॉजिट्स कितने के हो गए? 900 के। अगेन बैंक रिजर्व रखता है 10%, 9810 लोन पर दे देता है। फिर ये 810 के लिए बैंक क्रेडिट एंट्री पास करेगा कि अकाउंट में 810 रुपीज है। अगेन ये बैंक के डिपॉजिट्स हैं, 10% LRR रखा जाएगा, बाकी पैसे को लोन पर दे दिया जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता जाता है। इस तरह से बैंक्स क्या करते हैं? पैसे से पैसा बनाते हैं। अब ये साइकिल कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, इसका आंसर कैसे पता चलेगा? ये जो डिपॉजिट्स हैं इसी को हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, इसी को हम मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स भी बोलते हैं, या फिर क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स भी बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है डिमांड डिपॉजिट्स। इसका फॉर्मूला है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर LRR की जगह पर CRR गिवन हो तो CRR भी आप लिख सकते हो, क्योंकि CRR को भी हम LRR बोलते हैं। SLR गिवन हो तो SLR लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को हम LRR बोलते हैं। 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, यानी कि 1/LRR कितना था? 10% था, इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं हमारे? 1000, जो पैसा मैंने डिपॉजिट करवाया था। कभी भी जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो ऊपर 100 लग जाता है, पता है ना ये चीज। फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1000 कितना? 10 इंटू 1000 कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो ये हमारा तब तक चलेगा जब तक ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, इनका टोटल 10,000 ना हो जाए, जो यहाँ पर आया है। समझ में आ गया? 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितना आया? 10,000। तो ये तब तक चलेगा जब तक ये टोटल 10,000 नहीं हो जाता। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला याद रखना, डिमांड डिपॉजिट्स इज इक्वल टू 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। LRR की जगह पर एग्जाम में CRR भी लिखा हुआ आ सकता है, SLR भी आ सकता है। क्लियर है? डिमांड डिपॉजिट्स को ही हम क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? अब देखो इसके लिए हम आगे क्या बात करते हैं? हायर द लीगल रिजर्व रेशियो लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। सही बात है, जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक्स लीगल रिजर्व रेशियो रखेंगे, जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक्स अपने पास में रिजर्व के तौर पर पैसा ज्यादा रखेंगे, उतना ही कम कमर्शियल बैंक्स लोन क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया ना? अगर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूं, मैंने बोला मान लो देखो पीछे लीगल रिजर्व रेशियो 10% था तो कितना मनी क्रिएट करा था? 10,000 करा था। मान लो हम लोगों ने इसे 20% रख लिया है ना, जितना ज्यादा लीगल रिजर्व रेशियो हो गया। इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 के थे, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो ऊपर 100 लग जाता है, ये कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 इंटू 5000 कितना आया? 5000 ही आया ना। जैसे ही लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ा, अपने आप हमारे जो डिमांड डिपॉजिट्स थे, जो पहले 10,000 आ रहा था टोटल, वो सिर्फ 5000 ही आ रहा है। जितना ज्यादा आप अपने पास में रिजर्व रख लोगे आप उतना ही कम लोन क्रिएट कर पाओगे। और इस लीगल रिजर्व रेशियो के अलावा भी बैंक्स अपने पास में बहुत सारा एक्स्ट्रा रिजर्व रखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्ट कैश। वही है, जितना ज्यादा बैंक्स अपने पास में पैसा रिजर्व के तौर पर रख लेंगे, कहीं ना कहीं उतना ही कम बैंक्स जो हैं वो लोन क्रिएट कर पाएंगे, मनी क्रिएट कर पाएंगे। अब देखो प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? वो पैसा जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, यानी कि मेरी सेविंग्स, वो क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट्स है।
वो पैसा जो दूसरे लोगों ने बोरो करा था, यानी कि लोगों ने लोन पर लिया था, वो क्या होते हैं, हमारे डेरिवेटिव डिपॉजिट्स होते हैं, उसी को हम सेकेंडरी डिपॉजिट भी बोलते हैं, पीछे देखा। और जब हम प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट्स को प्लस कर देते हैं तो हमें मिलते हैं टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, वो सारा पैसा जो कस्टमर्स कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं, यानी कि बैंक वन। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से। अब देखो आगे टॉपिक आता है CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। मैंने पीछे भी बताया था CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट RBI के पास में रखवाना पड़ता है एज अ रिजर्व, इसे हम CRR बोलते हैं। कौन डिसाइड करता है कितना रखवाना है, RBI ही डिसाइड करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। इसे भी लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और जो SLR होता है जो बैंक्स अपने पास में रख रहे हैं, उसे भी हम लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। TR जैन में हर जगह पर CRR लिख रखा है LRR की जगह पर, लेकिन NCERT में LRR भी है। तो जैसे मैं नोट्स में बता रही हूँ, मैंने पहले डिटेल लेक्चर्स में भी ऐसे ही बताया था, अभी भी वही बता रही हूँ, इसी तरह से कर आना बेस्ट है। द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप कैश रिजर्व्स विद द RBI। हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास में कुछ पैसा एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, CRR। अब बात आती है क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है लोन, क्रेडिट का मतलब है मनी क्रिएट करना पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व्स विद RBI। देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है जितना भी कमर्शियल बैंक्स ने कैश रिजर्व रेशियो रखा है RBI के पास में, उतना कैश रिजर्व रेशियो रखकर ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कितना गुना मनी क्रिएट कर सकते हैं, उसे बोला जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। मान लो 10% रिजर्व रख लिया, 10% रिजर्व रख के ये कमर्शियल बैंक्स कितना गुना कंट्री में मनी क्रिएट कर सकते हैं, ये कितने ज्यादा डिमांड डिपॉजिट्स बनवा सकते हैं, कितना ज्यादा लोन क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, पैसा क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसी क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम K से भी डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे फॉर्मूला हो गया 1/CRR। मैंने बोला CRR है मान लो 10%, 10% है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाता है। तो अगर हमारा CRR कितना है, 10% है, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो 10 आया ना, वो 10 टाइम्स पैसा क्रिएट कर सकते हैं। 10 टाइम्स पैसा क्रिएट करने से मेरा मतलब है अगर इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 के हैं तो 1000 का 10 टाइम्स कर लो, यानी कि 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 10,000 आएगा ना। तो कमर्शियल बैंक्स 10,000 तक के डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि कंट्री में मनी, यानी कि कंट्री के अंदर क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। मनी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। तो याद रखना CRR यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/CRR। K इज इक्वल टू 1/CRR। क्रेडिट मल्टीप्लायर बताता है कि इतना कैश रिजर्व रेशियो रखकर जो कमर्शियल बैंक्स है वो मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, कंट्री में पैसे से पैसा बना सकते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चंस करके देख लें। LRR 5% है, LRR की जगह पर CRR गिवन होता तो LRR की जगह पर CRR लिख देते। हमें मनी मल्टीप्लायर निकालना है। मनी मल्टीप्लायर का पीछे फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, 1/CRR। मैंने आपको क्या बताया, CRR को ही हम LRR भी बोलते हैं। तो जो गिवन है वो आपको लिखना है। कितना आएगा, 1/LRR कितना है, 5% है। परसेंटेज का साइन अगर हम हटाते हैं तो ऊपर 100 लग जाता है। 5 2 10 0, तो कितना आ गया, ये हमारे पास में 20 टाइम्स। करेक्ट है। सपोज इन एन इकोनॉमी द कैश रिजर्व रेशियो CRR हमारे पास में गिवन है कितना है, 20% है। इनिशियल डिपॉजिट्स हमारे पास में गिवन है, शुरुआती डिपॉजिट जो मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया 5000 CR। हमें निकालना है क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स की बैंक्स ने टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट करा। मैंने पीछे भी बताया था ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक या फिर मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। फॉर्मूला क्या है, 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, यही फॉर्मूला है। 1/LRR की जगह पर CRR गिवन है, CRR को भी हम LRR बोल सकते हैं, इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स 1/ कितना आएगा, 20% इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं, 5000 है। परसेंटेज का साइन हटेगा, ऊपर 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 2 5 10, तो 5 5 25, ये कितना आ गया हमारे पास में 25,000। कि अगर इनिशियल डिपॉजिट्स 5,000 रुपए के हैं, अपने पास में बैंक ने 20% पैसा रिजर्व के तौर पर रखा है, तो बैंक्स टोटल कितना मनी क्रिएट कर रहे हैं, 25,000। कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट्स इस बार निकालने हैं। टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय बैंक, अभी जो हम लोगों ने निकाला ना इस बार वो चीज हमें गिवन है और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी गिवन है। तो डिमांड डिपॉजिट्स वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/लीगल रिजर्व रेशियो, CRR होता तो वो लिख देते,
इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स, क्या क्या गिवन है, डिमांड डिपॉजिट्स गिवन है कि टोटल हम लोगों ने इतना पैसा बना लिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो कितना है 10% है, परसेंटेज का साइन हटा के मैंने ऊपर डायरेक्ट 100 लगा दिया, इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स हमें निकलवाना है। समझ में आ गया, ये कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास में आ गया 16,000 इज इक्वल टू ये कितना है 10 है, 10 इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, यही है 10 इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। तो इनिशियल डिपॉजिट्स कितना आ जाएगा हमारे पास में 16,000, साथ वाला जो 10 है वो नीचे आ गया, ये हमारे पास में आ गया 1,600। समझ में आ गया। बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, बहुत बहुत ही डिटेल में, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैक्रो की डिटेल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। आगे है सपोज इन एन इकोनॉमी इनिशियल डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स गिवन है हमारे पास में, टोटल डिपॉजिट्स भी हमारे पास में गिवन है, हमें मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास में टोटल डिमांड डिपॉजिट्स भी गिवन है, कितना है 10,000 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR हमारे पास में गिवन नहीं है, एज इट इज लिख दो, इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स 500 है, इनिशियल डिपॉजिट्स की जगह पर 500 लिख दिया। समझ में आ गया, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 10,000 इज इक्वल टू 500 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 500। तो लीगल रिजर्व रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास में, लीगल रिजर्व रेशियो हमारे पास में आ जाएगा 500 ऊपर, जो सामने वाला होता है वो ऊपर और जो साथ वाला होता है उसे हम नीचे ले आएंगे, ये कैंसिल हो गया, 5 अपॉन 100 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 अपॉन 100। हमें क्या निकालना है, हमें मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। पीछे देखा था मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था 1 अपॉन CRR, कुछ भी लिख दो, LRR लिख दो, CRR लिख दो, मान लो मैंने CRR लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी चाहो तो इसे भी हम कैश रिजर्व रेशियो CRR लिख सकते हैं, तो ये भी CRR हो गया हमारे पास में। तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन CRR कितना आया है हमारे पास में 5 अपॉन 100, तो ऊपर वाला 1 एज इट इज रहने दो, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, 100 अपॉन 5 आ गया, 5 1 5 2 10, तो ये हमारे पास में आ गया क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी कि मनी मल्टीप्लायर कितना आया 20 टाइम्स। एक चीज और याद रखना, ये जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है इसे हम K से डिनोट करते हैं, और इसी का दूसरा नाम अभी क्वेश्चन में गिवन था ना, इसी का दूसरा नाम होता है मनी मल्टीप्लायर, याद रहेगा। समझ में आ गया, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है, आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सबसे पहली बात हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा है। और सारे बच्चे हंसते हैं कि मैम पापा बोलती है, ये क्या है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा है। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम किसका है, RBI का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। कभी भी अगर एपेक्स लिखा हुआ आ जाए ना, एपेक्स का मतलब है पापा है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे के पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, मेंटेन करके चलता है। काम क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, नोट्स इशू करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। इसे हम बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सोल राइट है यार, ये सिर्फ सेंट्रल बैंक का ही काम है कि वो करेंसी इशू कर सकता है। सारे के सारे नोट्स इशू करने का काम सेंट्रल बैंक का है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी का नोट इशू नहीं करता, उसके अलावा सारे नोट्स इशू करता है। 1 रुपी का नोट और कॉइन्स इशू करने का काम किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। उसके बाद में हम लोगों के बैंक्स तो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, लेकिन हमारी सरकार का बैंक कभी भी कमर्शियल बैंक्स नहीं होते। हमारी सरकार का बैंक कौन होता है, RBI, हमारा सेंट्रल बैंक। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो हमारी सरकार का बैंक भी होता है, हमारी सरकार का एजेंट भी होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है। एज अ बैंक क्या करता है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। सरकार अपना पैसा सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करवाती है, वहीं से लोन वगैरह लेती है। एज एन एजेंट जो RBI है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है, परचेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाने में, मनी से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने में। सेम ऐसे ही जिस तरह से गवर्नमेंट का बैंक भी RBI होता है, सेम ऐसे ही हमारे जो कमर्शियल बैंक्स है, उन कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन होता है, RBI होता है। सेंट्रल बैंक के अंदर ही ये जो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स है, SBI वगैरह हैं, वो अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, और जब भी इन सब बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, सारे बैंक्स लोन भी कहां से लेते हैं, सेंट्रल बैंक से ही लेते हैं। सेंट्रल बैंक एक काम और करता है जिसे हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ऑल्दो ये कोर्स में नहीं है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब है एक
एक बैंक का चेक दूसरे बैंक के अगेंस्ट है, एक बैंक को ए बैंक को बी बैंक को पैसा देना है, बी बैंक को ए बैंक को पैसा देना है, तो इनके चेक्स को क्लियर करने का काम भी किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। और सेंट्रल बैंक का एक सुपरवाइजरी रोल भी होता है, यानी कि सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है, चेक करता है, देखता है कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डायरेक्शंस को फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका काम लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है जब भी कमर्शियल बैंक्स किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं, कहीं से भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता, तो एंड लास्ट में कमर्शियल बैंक्स किसके सामने जाते हैं? पापा के पास में जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास में जाते हैं फाइनेंशियल हेल्प के लिए। वही लिखा है जब कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाती है तो वही होता है ना, हारे का सहारा। तो हारे का सहारा कौन है? लास्ट में कहां पर जाते हैं? सेंट्रल बैंक के पास में। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हर कंट्री के पास में दूसरी कंट्रीज की करेंसी का रिजर्व होता है, यूएस डॉलर का रिजर्व होता है, और ये इतना सारा यूएस डॉलर का रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व रखने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का काम है, सेंट्रल बैंक कस्टोडियन होता है, उसी के पास में हमारी कंट्री के यूएस डॉलर्स का रिजर्व होता है। हर देश के पास में फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, वो रखने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का। और सेंट्रल बैंक एक काम और करता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये आप लोग पढ़ोगे फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर के अंदर। जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो इसी यूएस डॉलर को यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी करता है, परचेज भी करता है, ताकि हमारी जो एक्सचेंज रेट है कि कितने इंडियन रुपीस दे कि हमारे पास में एक यूएस डॉलर आए, ये जो एक्सचेंज रेट होती है ना, ये एक्सचेंज रेट हमारी स्टेबल रहे, इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए। तो समझ लो अभी के लिए इतना, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट में सेल और परचेज भी करता है, ताकि हमारी जो एक्सचेंज रेट है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो स्टेबल रहे। समझ में आया? फिर है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, पीछे भी बताया था, ये वाला कोर्स के अंदर नहीं है। एक बैंक का चेक है दूसरे बैंक के अगेंस्ट, तो आपस में चेक्स को क्लियर करने का काम कि एक बैंक को दूसरे बैंक को पैसा देना है, इस बैंक को इस बैंक को पैसा देना है, इसे क्लियर करने का काम भी किसका होता है? सेंट्रल बैंक का। और लास्ट है सेंट्रल बैंक, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंट्री में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर देश में लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं तो चीजें महंगी होने लग जाती हैं, कंट्री में क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाती है। अगर लोगों के हाथ में पैसा कम है, लोग डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर का माल पड़ा खराब होगा, वो चीजों की प्राइसेस को गिराएगा, और जब चीजों की प्राइसेस गिरती हैं तो उसे हम बोलते हैं कंट्री में क्या आ गया? डिफ्लेशन आ गया। दोनों सिचुएशंस खतरनाक हैं, इसीलिए मनी की सप्लाई यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम भी किसका है? सेंट्रल बैंक का है। समझ में आया? आगे है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में हमारे में क्या डिफरेंसेस है। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है? सेंट्रल बैंक क्या है? एपेक्स बैंक है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। ये जनरल पब्लिक के साथ में डील नहीं करता। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? आम जनता के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, आम जनता को ही लोन देते हैं। ये किसके साथ में डील करते हैं? हम लोगों के साथ में डील करते हैं, जनरल पब्लिक के साथ में डील करते हैं। सेंट्रल बैंक नोट्स इशू करता है और मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो भी पैसा क्रिएट करते हैं, वो पैसे से पैसा क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक मनी बोलते हैं। कमर्शियल बैंक्स पैसे से पैसा क्रिएट करते हैं, बैंक मनी। सेंट्रल बैंक क्या है? सोल कस्टोडियन है फॉरेक्स रिजर्व्स का। जितना भी यूएस डॉलर का रिजर्व है रखने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। कमर्शियल बैंक्स अपने पास में फॉरेक्स रिजर्व्स को नहीं रख सकते, सेंट्रल बैंक ही नोट्स इशू कर सकता है, कमर्शियल बैंक्स नोट्स इशू नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक का मकसद है कंट्री की ग्रोथ हो, कंट्री में एक स्टेबिलिटी रहे, उतार चढ़ाव ना आए, लेकिन कमर्शियल बैंक्स हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचते हैं। लास्ट टॉपिक आता है कि ये जो सेंट्रल बैंक है, अभी मैंने आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में बताया था, ये मनी की सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है। सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, जब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा होगी, लेकिन यानी कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता, तो प्रोड्यूसर चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज करने लग जाएगा और कंट्री में महंगाई आ जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। समझ में आया?
वहीं अगर कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है पैसा नहीं है तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, लोग डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर का माल पड़ा पड़ा खराब होगा, प्रोड्यूसर चीजों की प्राइसेस गिराएगा ताकि लोग सस्ता देखकर खरीदें। जब चीजों की प्राइसेस गिरती हैं तो उसे डिफ्लेशन बोला जाता है। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं होती। इन्हें किस तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है? तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास में। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वहीं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में 3 है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल सुएशन। वन बाय वन देखें। देखो सबसे पहले बात करते हैं दो की, बैंक रेट की और रेपो रेट की। देखो बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है? जब भी कमर्शियल बैंक्स में, एसबीआई का यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, वो लोन किससे लेते हैं? आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। तो ये लोन मिल गया, लेकिन जिस तरह से हम कमर्शियल बैंक्स को लोन पर इंटरेस्ट देते हैं वैसे ही कमर्शियल बैंक्स को भी आरबीआई को लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है और इसी इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है बैंक रेट और रेपो रेट। समझ में आ गया? जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट की रेट को बैंक रेट और रेपो रेट बोलते हैं। जब लोन शॉर्ट टर्म के लिए लेना होता है, शॉर्ट टर्म मतलब 2 से लेकर 14 डेज के लिए लेना होता है, 2 से लेकर 14 डेज के लिए लेना होता है, उस टाइम पर जो इंटरेस्ट पे करा जा रहा है उस इंटरेस्ट की रेट को बोलते हैं रेपो रेट। और जब ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए लेना होता है उस टाइम पर जो इंटरेस्ट पे करना होता है उस इंटरेस्ट की रेट को हम बोल देते हैं बैंक रेट। समझ में आ गया? अब अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है, महंगाई क्यों है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। समझ में आया? तो आरबीआई को इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। अगर एसबीआई को आरबीआई को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, लोन पर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, खुद अगर कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं तो वो भी तो हम आम जनता से इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे लोन पर, हम आम जनता से इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। आम जनता से इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे तो आम जनता इजीली लोन नहीं लेगी, लोन नहीं लेगी तो आम जनता के हाथ में पैसे की कमी आएगी, डिमांड कम करने लगेंगे, कंट्री में अपने आप इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं अगर कंट्री में डिफ्लेशन है यानी कि चीजों की प्राइसेस गिर रही है, क्यों गिर रही है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो ऐसे में आरबीआई इस इंटरेस्ट की रेट को कम कर देता है, यानी कि एसबीआई वगैरह से इंटरेस्ट कम लेगा। एसबीआई से इंटरेस्ट कम लेगा तो एसबीआई भी अपने कस्टमर से लोन पर इंटरेस्ट कम लेगा। हम लोगों को लोन इजीली मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट पर मिल जाएगा, हम इजीली लोन लेंगे, डिमांड करने लगेंगे, अपने आप डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया? एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है जो आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, शेयर्स वगैरह होती हैं, सारी चीजें, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उन्हें जनरल पब्लिक को सेल करता है और जनरल पब्लिक से परचेज करता है। जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इन्फ्लेशन, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा जनरल पब्लिक को। जब जनरल पब्लिक को सेल करेगा, जनरल पब्लिक के पास में सिक्योरिटीज आएंगी तो जनरल पब्लिक को पेमेंट करनी पड़ेगी। जनरल पब्लिक पेमेंट करेगी तो अपने आप जनरल पब्लिक के हाथ में पैसे की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी तो जनरल पब्लिक डिमांड कम करेगी, डिमांड कम करेगी तो दोबारा से जो चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी वो गिरने लगेंगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिफ्लेशन, लोग डिमांड नहीं करें, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, ऐसे में आरबीआई लोगों से सिक्योरिटीज क्या करता है? परचेज करता है। सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो आरबीआई लोगों को क्या करेगा? पेमेंट करेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग डिमांड करने लगेंगे, चीजों की प्राइसेस दोबारा से बढ़ने लगेंगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समझ में आया? एक होता है रिवर्स रेपो रेट। देखो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है? ये हमारा आरबीआई है, ये हमारा एसबीआई है। एसबीआई आरबीआई से लोन लेता है तब उसे इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन यही एसबीआई कई बार आरबीआई के पास में अपना पैसा डिपॉजिट भी करवाता है। जैसे हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, ये जो कमर्शियल बैंक है ये आरबीआई के पास में अपना पैसा डिपॉजिट भी करवाते हैं और इसके बदले आरबीआई इन एसबीआई को इस पैसे पर इंटरेस्ट पे करता है। समझ में आया? कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है इस पैसे पर। इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। होगा वही, इन्फ्लेशन में इंक्रीज होगी, डिफ्लेशन में डिक्रीज होगी। इन्फ्लेशन में इंक्रीज क्यों होगी? लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई सोचता है मैं एक काम करता हूं, इंटरेस्ट की रेट को बढ़ा देता हूं। ये अगर इंटरेस्ट की रेट बढ़ेगी ना तो एसबीआई के मन में लालच आएगा, कमर्शियल बैंक सोचेंगे यार आरबीआई मस्त इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये कमर्शियल बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां पर डिपॉजिट करवा देंगे? आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवा देंगे। इनके पास में पैसा कम बचेगा, इनके पास में पैसा कम बचेगा तो ये आम जनता को पैसा कम दे पाएंगे, आम जनता
जनता के हाथ में पैसे की कमी आएगी, अपने आप कंट्री से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन यानी कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो इस टाइम पर आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट कम देता है। अब ये कमर्शियल बैंक्स देखेंगे यार आरबीआई के पास में पैसा जमा कराने इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो ये कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को पैसा जमा नहीं करवाएंगे। कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा ज्यादा बचेगा, पैसा ज्यादा होगा तो ये आम जनता को वो पैसा लोन पर देंगे, आम जनता के हाथ में पैसा आएगा, आम जनता डिमांड करेगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समझ में आ गया। फिर आता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अपने डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में रखवाते हैं उसे सीआरआर बोलते हैं, और अपने डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास में ही रखते हैं वो भी लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, यानी कि गोल्ड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई बोलेगा सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर दो, रिजर्व्स के तौर पर पैसा ज्यादा रखो, आम जनता को पैसा कम दो क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। डिफ्लेशन के अंदर आरबीआई बोलता है अपने पास में भी पैसा कम रखो, मुझे भी पैसा एज अ रिजर्व कम ही रखवाओ, लोगों को पैसा ज्यादा दो, लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, अपने आप लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोग डिमांड करेंगे, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया। तो एक बार ये पॉइंट देख लेना, इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में क्या होता है, समझ में आ गया। लास्ट आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 1 है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है, मान लो आपको बैंक से लोन लेना है 10 लाख रुपए का, 10 लाख का लोन लेना है, तो बैंक आपको बोलता है लोन मिल जाएगा लेकिन आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ेगी, कोलैटरल सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा जिसकी कीमत होनी चाहिए 12 लाख। तो आप लोन 10 लाख का ले रहे हो, आपको सिक्योरिटी 12 लाख की रखवानी है, तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है ना, जितने की आप कोई चीज गिरवी रखवा रहे हो और आपके लोन के अमाउंट में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई ज्यादा है, तो ऐसे में आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। कहीं ना लोग हेजिटेट होंगे कि यार 10 लाख का लोन लेना है, 15 लाख की सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ रही है, तो लोग लोन नहीं लेंगे, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिफ्लेशन में आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, 10 लाख का लोन चाहिए, 10,50,000 की सिक्योरिटी रखवा दो, सिर्फ 50,000 एक्स्ट्रा की सिक्योरिटी, लोग आराम से लोन ले लेंगे, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई इंट्रोड्यूस करता है क्रेडिट राशनिंग, यानी कि आरबीआई हर सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए इतना ही लोन देना है, इससे ज्यादा लोन नहीं देना, क्योंकि कंट्री में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, लोगों के हाथ में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है। लेकिन जब कंट्री के अंदर डिफ्लेशन होता है तो उस टाइम पर आरबीआई सारे के सारी क्रेडिट राशनिंग यानी कि रेस्ट्रिक्शंस हटा देता है, आप आराम से फ्रीली किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए कितना भी लोन दे सकते हो। मॉरल सॉल्यूशन वही है, आरबीआई मॉरली बोलता है अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आप लोन देने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ, इजीली लोन मत दो। कंट्री में डिफ्लेशन है तो आरबीआई बोलता है कि आप लोन देने में लिबरल हो जाओ, फ्री हो जाओ, आराम से अपने कस्टमर्स को लोन दो। समझ में आ गया। तो ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई। कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। आई विल सी यू टुमारो, और हो सके तो इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो। आई विल सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।